हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कल का जो टॉपिक रह गया था, आवेशन की विधियां कर रहे थे, उनका आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से वस्तुओं को हम आवेशित कर सकते हैं। ये टॉपिक अपना चल रहा था, उसका एक पार्ट कि वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियां थी, जिनमें से एक विधि का कल हमने वर्णन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्य विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शेष 2 विधियां अपने पास बची हैं, तो उनमें से दूसरी विधि है, सेकंड अपने पास है स्पर्श द्वारा वस्तुओं का आवेशन। ये सेकंड विधि है। स्पर्श कह दो या चालन कह दो, एक ही बात है, स्पर्श या चालन। देख स्टूडेंट, जो अपने पास घर्षण विधि थी उसमें दोनों वस्तुएं आवेशित हो ऐसा जरूरी नहीं था। दोनों वस्तुएं उदासीन थी, उन दोनों वस्तुओं को आपस में हमने रगड़ने के कारण उन पर आवेश आ गया, तो वहां अनावेशित वस्तुएं थी। इस विधि के अंदर जब हम वस्तुएं लेंगे तो उनमें से एक वस्तु हमें आवेशित लेनी पड़ेगी। जो स्पर्श विधि है, चालन विधि है, इसमें एक वस्तु तो हमें आवेशित लेनी ही पड़ेगी, ये इसकी कंडीशन है। जबकि घर्षण में ऐसा जरूरी नहीं है, 2 उदासीन भी हो सकती हैं। अब यहां पर एक वस्तु आवेशित है, मान लीजिए ये ए वस्तु है जो आवेशित है, पहले से ही आवेशित है। एक दूसरी वस्तु है अपने पास में, ये उदासीन है, मान लीजिए ये बी वस्तु है, ये उदासीन है। इन दोनों वस्तुओं को मैं आपस में संपर्क में लेके आता हूं। ए वस्तु पर मान लीजिए धनावेश है, कुछ मात्रा में है, मान लो 10+ है। बी वस्तु को जब मैं, ये आवेशित है, एक तो आवेशित वस्तु है, ये जरूरी कंडीशन है कि एक वस्तु आवेशित होगी, और बी अनावेशित है। अब इसको मुझे आवेशित करना है, तो मैं इसके स्पर्श में लेके आऊंगा, दोनों वस्तुओं को ऐसे टच करा देंगे आपस में। जैसे दोनों वस्तुएं टच करती हैं तो इसका कुछ आवेश इस पर चला जाएगा, इस पर जाएगा, तो मान लो 10+ है यहां पर आवेश, तो इसके पास +5 आ जाएगा, इसके पास +5 आ जाएगा। मतलब कि आवेश संपर्क विधि में तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों राशियों पर, दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में आवेश नहीं आएगा, तब तक ये चलता रहे। ऐसे हम मान लीजिए और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो एक वस्तु के ऊपर कुछ ऋणात्मक मात्रा में आवेश है, जैसे मान लो 16 है नेगेटिव। दूसरी वस्तु को मैं लेकर आता हूं जिस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है, दोनों को स्पर्श करवाता हूं, ए और बी दोनों वस्तुओं को, तो यहां पर इसके ऊपर -8 आ जाएगा, -8 इसके ऊपर आवेश आ जाएगा। इसके 16 में से 1/2 इस पर चला जाएगा। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं थोड़ा कि किस प्रकार से आवेश दूसरी वस्तु पर जा रहा है। अब ये आवेश आने से इस वस्तु को मैं अलग करूंगा, तो इस पर B+5 रहेगा, इस पर -8 रहेगा। ऐसे हम आवेशन में वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं।
स्पर्श विधि में वस्तुओं को इस प्रकार से आवेशित किया जाता है। तो यहां जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? घर्षण विधि में हमने देखा कि जब दो वस्तु उदासीन है और उनको घर्षण करते हैं तो एक वस्तु पॉजिटिव आवेशित होती है, दूसरी नेगेटिव आवेशित होती है। पहली नेगेटिव होगी तो दूसरी पॉजिटिव होगी। मतलब घर्षण विधि में सदैव वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्पर्श विधि में जिस वस्तु पर आवेश होगा उसी के अनुसार दूसरी वस्तु पर आवेश आएगा। विपरीत आवेश नहीं आ सकता, विपरीत आवेश बिल्कुल भी नहीं आएगा, वही आवेश उसमें जाएगा। अब यह आवेश जाता क्यों है? इसका कारण है कि सदैव चालकों में, ये चालक वस्तुओं की बात की है मैंने, यहां पर दोनों ही चालक वस्तुएं हैं। चालकों में आवेश उच्च मान से निम्न मान की ओर स्थानांतरित होता है। जैसे हमारा घरेलू परिपथ है। घरेलू परिपथ के अंदर हम दो तार लेकर आते हैं पोल से, ट्रांसफॉर्मर से। दो तार अपने पास में आते हैं। इन दोनों तारों में से एक तार अर्थ का होता है, एक तार फेस का होता है। हम घर पर एक दूसरा तार लगाते हैं इन दोनों तारों पर। अर्थ वाले में अर्थ वाला लगा दिया, फेस वाले में फेस वाला लगा दिया। अब ये लगाना, ये घसना नहीं है, यहां हम इनको घस नहीं रहे तारों को, सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्पर्श करवा रहे हैं। स्पर्श करवाने से इस प्लस वाले तार का धनावेश इसमें आ गया, माइनस वाले का ऋण आवेश इसमें आ गया। ऐसे स्पर्श विधि में दोनों तारों के ऊपर आवेश आ जाता है। अब एक प्लस रह गया और एक माइनस रह गया, एक ज्यादा है एक कम है, तो क्या होगा? आवेश उच्च मान से निम्न मान की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों मान बराबर ना हो जाए। तो हमारे घरेलू परिपथ में एक प्लस तार होता है जिसको हम कहते हैं फेस का तार, और एक माइनस तार होता है जिसको हम कहते हैं अर्थ का तार। तो प्लस से माइनस की ओर लगातार स्विच ऑन करने पर आवेश चलता रहता है, कभी भी इक्वल नहीं होता है, जिसके कारण से हमारे घरों में उपकरण चलते रहते हैं। यदि ये दोनों बराबर हो गए तो उपकरण नहीं चलेंगे। क्यों? विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि आवेश का प्रवाह बंद हो गया। हमने पढ़ा था चालकों में ऐसा होता है, आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पर्श विधि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घरेलू परिपथ, जो हम रोज इसको देखते हैं कि हमारे घर में करंट किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से आवेश होता है। तो ये अपने पास एक एग्जाम्पल है स्पर्श विधि का। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि परिभाषा क्या होगी। तो यहां पर दोनों वस्तुएं अनावेशित नहीं होनी चाहिए, एक आवेशित होनी चाहिए, एक अनावेशित होनी चाहिए, तो ये ऐसा होगा। दोनों अनावेशित नहीं हो सकती है। तो देखिए अब इसमें स्पर्श द्वारा वस्तुओं का आवेशन। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के स्पर्श में लाया जाता है तो दूसरी वस्तु पर आवेश आ जाता है। इसे स्पर्श विधि कहते हैं, विधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है घरेलू परिपथ।
घरेलू परिपथ में जितने भी उपकरण हैं वे आवेशन की स्पर्श विधि द्वारा चलते हैं, न कि घर्षण विधि द्वारा। तो ये अपने पास विधि थी स्पर्श विधि। और भी कुछ बातें जान लेते हैं यहां पर कि जब भी अपने पास दो वस्तुएं लेंगे, दोनों वस्तुओं पर कुछ मात्रा में आवेश है। जैसे मान लीजिए इसके पास +10 और इसके पास -8, दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लेकर आए तो ये दोनों वस्तुओं पर आवेश +2 रह जाएगा शेष। और +2 रहने के बाद जब इन दोनों वस्तुओं को मैं अलग अलग करूंगा तो दोनों पर आवेश हाफ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस A और B, A वस्तु पर आवेश +1 आएगा, B वस्तु पर भी आवेश कितना आएगा, +1 आएगा। तो ऐसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं। उन न्यूमेरिकलों में आता है कि 3 वस्तुएं अपने पास में, एक वस्तु है अपने पास मान लीजिए A, एक वस्तु है B, एक वस्तु है C। ये 3 वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने के बाद बताइए प्रत्येक वस्तु पर कितना कितना आवेश शेष रहेगा। जैसे मान लीजिए इस पर क्यों आवेश है, इस पर भी क्यों आवेश है। सबसे पहले मैं C वस्तु को A वस्तु के संपर्क में लेकर आता हूं। जैसे मैं C को A के संपर्क में लेके आऊंगा तो यहां पर दोनों पर आवेश आधा आधा हो जाएगा, मतलब डिवाइड होगा। अब इसका इसका आवेश जोड़ो, इस पर कोई आवेश नहीं है क्योंकि आवेश का मान यहां पर 0 है, यहां क्यों है, यहां क्यों है। A वस्तु के पास क्यों आवेश है, इसके पास 0 आवेश है। जैसे मैं इन दोनों के आवेश को जोड़ता हूं तो Q + 0 कितना हो जाएगा, Q। और दोनों को जोड़ने के बाद में आवेश आधा आधा दोनों वस्तुओं पर आ जाता है। इसलिए A वस्तु पर जो आवेश आएगा वो आएगा Q/2, C वस्तु पर जो आवेश आएगा वो भी आएगा Q/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं कि C वस्तु को मैं लेकर जाता हूं B वस्तु के संपर्क में। जैसे B वस्तु के संपर्क में लेके जाता हूं, B वस्तु पर क्यों आवेश है, C वस्तु पर Q/2 आवेश है। दोनों को मैंने संपर्क करवाया तो मैंने अभी बताया था कि जो आवेश है वो टोटल का आधा आधा हो जाएगा। टोटल करो पहले, कुल आवेश कितना, Q + Q/2, 1 + Z कितना हो जाएगा, 3/2 Q हो जाएगा। अब मैं कहता हूं इसका आधा दोनों वस्तुओं पर आएगा तो B वस्तु पर आवेश कितना आ गया, B वस्तु पर आवेश इनका आधा करो, आधा करोगे तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो B वस्तु पर आएगा 3/4 Q। ऐसे एज इट इज C वस्तु पर कितना आवेश आएगा, उस पर भी 3/4 Q। तो देखिए यहां पर 3 वस्तुएं थी, 2 पर आवेश था, 1 बिना आवेशित थी। मैंने पहले C वस्तु को A के संपर्क में लेके आया तो यहां पर आवेश है, दोनों वस्तुओं के आवेश को मैंने जोड़ा, Q/2 हो गया। अब जब इन दोनों को संपर्क में लेके आऊंगा तो दोनों पर आधा आधा आवेश हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा तो इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो A वस्तु पर Q/2 आ जाएगा और C वस्तु पर Q/2। इसी प्रकार अब C वस्तु को यहां से मैं B के संपर्क में लेके जाता हूं तो दोनों पर 3Q/4 दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार हम स्पर्श विधि में देखते हैं कि किस प्रकार से वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अपना आएगा वो है प्रेरण द्वारा वस्तुओं का आवेशन। अगला टॉपिक अपना तीसरा पॉइंट है प्रेरण विधि द्वारा वस्तुओं का आवेशन। प्रेरण विधि द्वारा वस्तुओं को क्या करेंगे, हम आवेशित करेंगे। प्रेरण विधि में है कि बिना स्पर्श के, अब तक तो हम स्पर्श करवा रहे थे,
अब बिना स्पर्श के वस्तुओं को आवेशित करवाएंगे। इसका ये है, पहले हमने घर्षण से करवाया वस्तुओं को, फिर हमने किया संपर्क से। पहले घर्षण से करवाया, ठीक है, फिर हमने घर्षण नहीं किया, दोनों वस्तुओं को ऐसे टच कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से ऐसे समीप रखेंगे, दोनों वस्तुओं को ऐसे ना तो घर्षण करेंगे ना चिपकाएंगे, दोनों को ऐसे दूरी पर रखेंगे। एक आवेशित वस्तु होगी, दूसरी अनावेशित होगी। इसमें भी यही कंडीशन है कि एक आवेशित वस्तु लेनी पड़ेगी, दूसरी अनावेशित लेनी पड़ेगी। यहां पर क्या हो रहा था कि देखो, घर्षण विधि में दोनों अनावेशित वस्तुएं हैं, दोनों को आपस में रगड़ा, दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश आ रहा था। अब स्पर्श विधि में क्या हुआ कि हम एक आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरी अनावेशित रख रहे हैं, तो दोनों वस्तुएं क्या हो रही थी, दूसरी वस्तु पर आवेश आ रहा था, अनावेशित आवेशित हो रही थी। अब जो प्रेरण विधि है उसमें भी एक आवेशित वस्तु ली जाएगी, दूसरी अनावेशित ली जाएगी। स्पर्श में और प्रेरण विधि में मात्र इतना ही डिफरेंस रहेगा कि स्पर्श विधि में आवेशित वस्तु जो ली थी, तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु की जैसा ही प्लस लिया तो प्लस आवेश आया, माइनस लिया तो माइनस आवेश आया। लेकिन प्रेरण विधि में ऐसा नहीं है, बिना स्पर्श करवाना है, एक धनात्मक लेंगे तो इस पर ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक लोगे तो इस पर कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। मतलब जो आवेशित वस्तु लेते हो, दूसरी जिसको अनावेशित है आवेशित करना है, उस पर आवेशित के विपरीत आवेश आता है, सेम प्रकृति में नहीं आता है, विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। वो कितनी मात्रा में आएगा वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए प्रेरण विधि है क्या। प्रेरण विधि में सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में यह होगा कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है, तब वह प्रेरण द्वारा आवेशित हो जाती है, प्रेरण द्वारा आवेशित हो जाती है। इससे हम प्रेरण विधि कहते हैं, जिससे वस्तुओं को आवेशित करते हैं। अब इस विधि का थोड़ा अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से इस विधि में होता है। इसके स्टेप बनाए हैं मैंने, या स्टूडेंट देखिए। पहले स्टेप में क्या करना है तुम्हें, मान लीजिए ये ए वस्तु है, इस वस्तु को मैंने आवेशित किया किसी भी प्रकार से, तो इस पर मान लो पॉजिटिव आवेश आ गया। एक वस्तु ले ली मैंने आवेशित। अब अगले स्टेप में क्या करना है मुझे, नेक्स्ट स्टेप में इस वस्तु को तो एज इट इज रखना ही है, इसके पास में, ए वस्तु के पास में मैं दूसरी बी वस्तु को रखूंगा, और दोनों वस्तुएं कुचालक स्टैंड, ये कुचालक स्टैंड है, दोनों वस्तुएं कुचालक स्टैंड के ऊपर लगी रख दिया। इस वस्तु का आवेश फिलहाल कितना है, 0 है। इस वस्तु का कुछ अमाउंट आवेश है यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, अगले स्टेप में देखता हूं कि जैसे मैंने इसको रखा, तो रखने के बाद जो ये वस्तु मेरे पास में है, बी वस्तु जो अनावेशित है, बी वस्तु मेरे पास में है जो अनावेशित है, इसके आंतरिक सरफेस पे नेगेटिव और बाह्य सरफेस पर पॉजिटिव आवेश आ जाते हैं। क्या ये आवेशित हो गई, आंसर है नो। यहां पर ये धनात्मक था, उसके कारण से यहां पर ऋणात्मक आवेश आ गया, क्योंकि हमें पता है आवेश आ जाते हैं बल लगाते हैं,
इस आवेश ने बल लगाया, इसके नेगेटिव को खींच लिया, पॉजिटिव पर बल लगाया, उसको धकेल दिया। दोनों क्रियाएं की इसने, पहले आकर्षण बल लगाया नेगेटिव पर और प्रतिकर्षण बल लगाया पॉजिटिव पर, जिसके कारण से इसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋणात्मक मान आ गया और बाह्य पृष्ठ पर धनात्मक मान आ गया। अब अगले स्टेप में यह वस्तु क्या आवेशित हो गई है? फिलहाल आवेशित नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना प्लस आया उतना ही क्या है इसमें माइनस, इसलिए फिलहाल में इसका सम ऑफ क्यू क्या है? 0। अब नेक्स्ट स्टेप इसका मैं देखता हूं अगले स्टेप में क्या होता है। तो मैं इस वस्तु को तो धनात्मक रखता हूं, ए वस्तु को, इसको यहां से हटाता नहीं हूं। बी वस्तु को मैं यहां पर, ये नेगेटिव आ गया, ये जो पॉजिटिव आया है इसको अर्थ के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। जैसे अर्थ के साथ में इसको कनेक्ट किया तो ये संपूर्ण पॉजिटिव आवेश अर्थ में चला जाता है, संपूर्ण आवेश अर्थ में चला जाएगा। जैसे ये धनात्मक आवेश अर्थ में जाएगा तो इस वस्तु पर ऋणात्मक शेष बचेगा। फिर अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉजिटिव वस्तु को तो ऐसे कैसे रखता हूं एज इट इज, और ये जो अर्थ किया था मैंने, ये अर्थ लगाया था, इस अर्थ को मैं यहां से हटा देता हूं। हटाने के बाद इस वस्तु पर कैसा आवेश शेष रह जाएगा? ऋणात्मक आवेश शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रेरण विधि में एक वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, जिसमें से पहले आवेशित होनी जरूरी है एक वस्तु, दूसरी अनावेशित है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आवेशित करना ही है। तो यहां पर हम प्रेरण विधि द्वारा वस्तुओं को इस प्रकार आवेशित करते हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? वो ये है कि यहां ए वस्तु पर धनात्मक आवेश था तो बी वस्तु पर कैसा आवेश पहुंचा? ऋणात्मक आया। यदि हमने ए वस्तु पर ऋणात्मक आवेश लिया तो बी वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा। प्रेरण विधि में सदैव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेरण विधि में सदैव धनात्मक, सदैव विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। धनात्मक लिया ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक लिया धनात्मक आएगा। तो ये बात सदैव याद रखना। तो ये है अपने पास आवेशन की प्रेरण विधि। इस प्रकार से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब जो आगे हम देखेंगे वो थोड़ा आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि क्या क्या आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नेक्स्ट अपने पास आएगा आवेश से संबंधित बिंदु। आवेश से संबंधित बिंदुओं में हम महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर देखेंगे। आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट यहां पर आएगा अपने पास, ये जो चैप्टर है मैं नोट्स के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, तो तुम ध्यान रखना जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे पास नोट्स आ जाएंगे व्हाट्सएप के द्वारा। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, तो जो ग्रुप बना है उस ग्रुप के ऊपर मैं सेंड कर देता हूं नोट्सों को। रोज जितना टॉपिक पढ़ाया जाता है उतने ही टॉपिक के मैं नोट्स डाल देता हूं। तो पहले वीडियो में समझे अच्छे प्रकार से उसको, फिर नोट्स बना लीजिए, जिससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होगी और बढ़िया तरीके से तैयारी होगी। वीडियो को पूरा देखें, ये नहीं कि बीच में स्किप कर दिया। जो अपने माता पिता हैं उनकी आशाओं पर खरे उतरे, वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची पढ़ लिख कर कामयाब बने। तो इसलिए मैं यही आशा रखूंगा तुमसे कि जो हम ये मेहनत कर रहे हैं, घर पर रहकर पढ़ा रहे हैं, कहीं से कैमरे का अरेंजमेंट किया है, बोर्ड का अरेंजमेंट कर रहे हैं, मार्कर परचेज करके लेके आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसका तुम भरपूर फायदा उठा सको। ऐसा ना करें कि वे बिल्कुल भी ना पढ़ पाए। इसको पढ़े अच्छे प्रकार से वीडियो को देखें यूट्यूब के ऊपर। अब मैं बात करता हूं आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु तो यह है कि यदि मान लो दो वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं पर आवेश समान है,
मतलब उसका परिमाण समान है आवेश का। मान लीजिए इस पर +5 और इस पर -5 आवेश, तो किस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, ये इसके अंदर है। तो जो अपने पास में पॉजिटिव वस्तु है, मान लो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो ए वस्तु का द्रव्यमान कम होगा और बी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। कितना द्रव्यमान कम होगा, कितना द्रव्यमान अधिक होगा, वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर से, वो आवेश के क्वांटीकरण में पढ़ेंगे हम। अब यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित वस्तु से निकल जाते हैं, ऋणावेशित पर पहुंच जाते हैं, तो ऋणावेशित वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, धनावेशित वस्तु के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही द्रव्यमान वो लेकर जाएंगे, तो इसकी वजह से द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ये आवेश के क्वांटीकरण में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना कि धनात्मक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक पर जाते हैं, तो वहां पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है। मैंने बताया था बिना द्रव्यमान के तो पॉसिबल नहीं है, तो उनके पास द्रव्यमान है। द्रव्यमान होने की वजह से ऋणात्मक वस्तु पर द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, धनात्मक पर कमी आ जाएगी, क्योंकि कुछ मटेरियल धनात्मक से ऋणात्मक पर जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपने पास में, मैंने बताया था कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। हाँ, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। जैसे मैंने एग्जांपल न्यूट्रॉन का बताया था, ये अपना दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट आता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, सेकंड तो अपने पास हो गया कि बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। अब थर्ड पॉइंट की बात करूंगा मैं, तीसरे पॉइंट की, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राजस्थान बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखिए किस प्रकार से है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि स्थिर आवेश, क्योंकि हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो याद रखना, स्थिर आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। सदैव क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दूसरा पॉइंट बनता है गतिशील आवेश। अब गतिशीलता भी दो प्रकार की होती है, गतिशील आवेश, तो गतिशीलता भी दो प्रकार की होती है अपने पास में। फर्स्ट है एक समान चाल से गति, एक समान चाल से गति। सेकंड है असमान चाल से गति, चाल से गति। तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा, यदि वो आवेश एक समान चाल से गति करता है, तो वो एक समान चाल से गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यदि आवेश एक समान चाल से गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इस क्वेश्चन में कि आवेश किस प्रकार से एक समान चाल से गतिशील आवेश क्या करता है, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। तीसरा अपने पास है कि असमान चाल से आवेश, असमान चाल से गतिशील आवेश, असमान चाल से गति करेगा आवेश, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र करेगा उत्पन्न, प्लस में चुंबकीय क्षेत्र करेगा, प्लस में विद्युत चुंबकीय विकिरण करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करेगा। ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान चाल से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और असमान चाल से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी
उत्सर्जित करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कह सकते हैं इनको, उत्पन्न करता है। आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा, आगे देखते रहे, जारी रहेगा ये। धन्यवाद, थैंक यू।